प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी। इस व्याख्यान में हम राज्यसभा की रचना तथा शक्तियों पर चर्चा करेंगे। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है और जिस प्रकार संसद का निम्न सदन लोकसभा देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार राज्यसभा देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। हमारी राज्यसभा की तुलना में अमेरिका में ऊपरी सदन को सीनेट का नाम दिया गया है और इंग्लैंड में ऊपरी सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। राज्यसभा की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्य भारत का राष्ट्रपति, कला, साहित्य, विज्ञान, खेल तथा समाज सेवा के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त लोगों को मनोनीत करता है और बाकी शेष सदस्य राज्य की विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं और राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं तथा 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उनके स्थान पर नए प्रतिनिधि चुने जाते हैं और रिटायर होने वाले सदस्य दोबारा से भी चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं निश्चित की गई हैं, उनमें है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वह भारत अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभदायक पद पर आसीन न हो, वह चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण चुने जाने के अधिकार से वंचित न कर दिया गया हो, वह पागल या दिवालिया न हो, वह जिस राज्य से चुनाव लड़ रहा है उस राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो। संविधान के द्वारा राज्यसभा की गणपूर्ति 1/10 निश्चित की गई है, यानी कि राज्यसभा की कार्यवाही पूर्ण रूप से चलाने के लिए 1/10 सदस्य यानी कि 25 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। संविधान के अनुसार 1 वर्ष में राज्यसभा के कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। पहले अधिवेशन की अंतिम तिथि तथा दूसरे अधिवेशन की पहली तिथि के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति जब चाहे राज्यसभा का विशेष अधिवेशन बुला सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का एक उपसभापति भी होता है जो इसके सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है और सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य करता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखता है और राज्यसभा के कार्यों को नियमानुसार चलाता है। लेकिन राज्यसभा का सभापति राज्यसभा में जब मतदान होता है तो अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन जब दोनों पक्षों के समान समान मत हो जाएं तो सभापति अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन उपसभापति 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। सदन में राज्यसभा के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। सदन में दिए गए भाषणों के कारण उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसके अलावा जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो तो इसके सदस्यों को किसी भी दीवानी या फौजदारी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राज्यसभा की शक्तियों में सर्वप्रथम आता है वैधानिक शक्तियाँ, यानी कि
कानून निर्माण की शक्तियाँ। और यहाँ पर स्पष्ट है कि साधारण कानून बनाने के मामले में राज्यसभा लोकसभा के समान शक्तिशाली है। कोई भी साधारण बिल राज्यसभा में पास होने के बाद लोकसभा में भेजा जाता है और लोकसभा की स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह बिल कानून बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर लोकसभा उसको स्वीकृति नहीं देती तो वह बिल 6 महीने तक यूं का यूं पड़ा रहता है और 6 महीने के बाद राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और इस संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व लोकसभा का स्पीकर करता है। संयुक्त अधिवेशन में बिल उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पास किया जाता है और यहाँ पर स्पष्ट है कि लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए स्वाभाविक है कि जीत लोकसभा की होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर लोकसभा के कुछ सदस्य राज्यसभा के साथ मिल जाएं तो राज्यसभा की भी जीत हो सकती है। आगे आता है राज्यसभा की वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियाँ प्राप्त हैं, क्योंकि कोई भी धन बिल राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा में पास होने के बाद धन बिल राज्यसभा के पास भेजा जाता है और राज्यसभा उस धन बिल को 14 दिन के अंदर स्वीकृति प्रदान करता है तो ठीक है, नहीं तो 14 दिन के बाद वह धन बिल अपने आप पास समझा जाता है। आगे आता है राज्यसभा का कार्यपालिका पर नियंत्रण। जैसा कि स्पष्ट है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है और भारत की विधान पालिका में राज्यसभा एक महत्वपूर्ण अंग है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं, मंत्रिमंडल की नीतियों की आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। वास्तव में मंत्रिमंडल पर लोकसभा का नियंत्रण है, न कि राज्यसभा का। मंत्रिमंडल में कुछ सदस्य राज्यसभा से भी लिए जाते हैं, लेकिन अधिकांश मंत्री लोकसभा से ही आते हैं। इसमें आगे आता है राज्यसभा की न्यायिक शक्तियाँ। राज्यसभा को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राज्यसभा को भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का उतना ही अधिकार प्राप्त है जितना कि लोकसभा को प्राप्त है। यदि आरोप राज्यसभा द्वारा लगाया जाए तो निर्णय लोकसभा करती है और यदि आरोप लोकसभा द्वारा लगाया जाए तो निर्णय राज्यसभा द्वारा किया जाता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति पर अभियोग चलाने का अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को महाअभियोग द्वारा हटाने के लिए प्रस्ताव पास कर सकती है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर मुख्य चुनाव आयोग, महान्यायवादी तथा नियंत्रण एवं महालेखा निरीक्षक के विरुद्ध दोषारोपण के प्रस्ताव पास कर सकती है और ऐसा प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति संबंधित अधिकारी को हटा सकता है। इसके अलावा संविधान में संशोधन करने का अधिकार राज्यसभा को उतना ही है जितना कि लोकसभा को। संविधान में संशोधन करने के लिए बिल दोनों सदनों में पास होना जरूरी होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा को आगे लागू रहने या समाप्त करने के प्रस्ताव को भी राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर पास करती है। इसके साथ साथ राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में भी राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर परिवर्तन कर सकती है।
राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग या उच्च न्यायालय की स्थापना भी कर सकती है। इन शक्तियों के अलावा राज्यसभा को कुछ विशिष्ट शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास करे कि राज्य सूची में दिया गया अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है और उस पर कानून केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा बनाया जाए, यह राष्ट्रीय हित में होगा। तो भारतीय संसद को उस विषय पर 1 साल तक कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है और बाद में उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जिसके सदस्यों की नियुक्ति का आधार केंद्रीय सरकार के हाथ में होता है और वे सदस्य वास्तव में राज्य सरकारों के अधीन काम करते हैं। संसद राज्यसभा के द्वारा पास किए गए प्रस्ताव के बिना किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर सकती। इस प्रकार की शक्ति लोकसभा को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राज्यसभा वैधानिक, कार्यकारी और वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा से कम शक्तिशाली होने के बावजूद भी भारत के शासन प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।